गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और उसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। और हम पेज वाइज पढ़ रहे हैं इस बुक को और आज हम चैप्टर 1 के पेज 11 पे पहुंच गए हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमने पेज 10 पे क्या डिस्कस किया था। पेज 10 में हमने देखा था कि जो शाह आलम सेकंड थे, जो मुग़ल एम्परर थे, उनका फेट क्या हुआ था। मतलब वो जब बैटल ऑफ बक्सर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उसमें हारने के बाद उनको उनके साथ क्या हुआ वो देखा था हमने। फिर हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स और फोर्सेस हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल थे मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन में। और फिर हमने औरंगज़ेब के बारे में देखा था कि उनका रूल किस तरह से रहा। अब हाइलाइट्स देखते हैं कि अब हम पेज 11 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो हम पढ़ेंगे जो औरंगज़ेब थे मुग़ल रूलर, उनका रिलेशनशिप राजपूत स्टेट्स के साथ कैसा था। फिर हम देखेंगे कि सतनामी अपराइजिंग का क्या इम्पोर्टेंस रहा। फिर हम इसी तरह से देखेंगे कि जट अपराइजिंग क्यों हुई, उसके क्या रीज़न था। फिर हम देखेंगे कि सिख अपराइजिंग का क्या रेलेवेंस था। और फिर हम देखेंगे फाइनली औरंगज़ेब की क्या पॉलिसी थी रिलीजन को लेके। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। तो जो औरंगज़ेब का जो रूल था वो शाहजहाँ के बाद आया था और इनका जो रिलेशनशिप था राजपूत स्टेट्स के साथ वो कैसा था कि नॉर्मली जो राजपूत राजास थे उनके साथ अलायंस हो जाता था और राजपूत राजा जो थे वो मिलिट्री से सपोर्ट करते थे, मतलब मिलिट्री सपोर्ट भी देते थे राजपूत राजास के साथ। और जो ये दोनों रीजंस क्या थे, ये दोनों रीजंस बहुत इम्पॉर्टेंट थे मुग़ल की एम्पायर की जो स्ट्रेंथ थी उसको मेंटेन करने के लिए। तो जो पहले रूलर्स थे उनका क्या रहा, उनका राजपूत राजास के साथ बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन रहता था और इसीलिए राजपूत राजा उन मुग़ल रूलर्स को सपोर्ट भी करते थे, जिसकी वजह से मुग़ल का जो स्ट्रेंथ था, जो एम्पायर का एक स्ट्रॉन्ग मतलब जो एम्पायर थी वो उसी वजह से उनके सपोर्ट से वो बनी रही। फिर लेकिन हम देखते हैं कि शुरू में तो औरंगज़ेब के जो रिलेशंस थे वो राजपूत राजास के साथ अच्छे थे। इन्होंने जो जसवंत सिंह थे मारवाड़ के और जो जय सिंह थे अम्बेर के, दोनों को मतलब जो दोनों की रैंक थी वो इम्प्रूव कर दी थी, दोनों की रैंक बढ़ा दी थी। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ जब औरंगज़ेब का रूल समय के साथ आगे बढ़ा तो फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। तो औरंगज़ेब को लगा कि कहीं ये राजपूत राजा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाएं और कल को ये इन्हीं को चैलेंज ना कर दें, तो इन्होंने राजपूत राजास की स्ट्रेंथ मतलब उनको थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। फिर इस सीक्वेंस में क्या हुआ, इनकी राजपूत राजास के साथ लड़ाई भी हुई और फिर सेपरेशन, मतलब कि ये राजपूत राजास से अलग हो गए। मतलब कि ये मतलब कोऑर्डिनेशन जो था और जो एक भरोसा था इनका राजपूत राजा के साथ, राजपूतों के साथ, तो वो इनका मुग़ल जो एम्परर थे औरंगज़ेब, इनका अलग हो गया, टूट गया वो, जिसकी वजह से एक दीवार खड़ी हो गई हिंदू और मुस्लिम अपर क्लासेस में। तो ये शुरू में हम देखते हैं कि औरंगज़ेब का जो रूल जब स्टार्ट हुआ था तो सारी चीज़ें जो रिलेशंस था वो अच्छा था राजपूत स्टेट्स के साथ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब प्रॉब्लम्स आने की वजह से वो एक दरार पड़ गई रिलेशनशिप में और राजपूत राजास के साथ इनका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा बाद में। फिर हम देखते हैं कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अपराइजिंग होने लगी थी औरंगज़ेब के समय पे, और जिस वजह से मुग़ल रूल तो जो था वो टूटने, मतलब मुग़ल रूल वीकेन होने लगा, कमज़ोर पड़ने लगा और मुग़ल एम्पायर कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगी। तो ये हम पढ़ते हैं सतनामी अपराइजिंग के बारे में। तो ये हुई थी ईयर 1672 में। और अब एक सवाल ये आता है कि सतनामीज़ कौन थे। तो सतनामीज़ एक ग्रुप होता है लोगों का जिसमें पीजेंट्स होते हैं, आपके आर्टिसंस होते हैं और अनटचेबल्स, इन तीनों को मिला के एक ग्रुप था जो सब ने, इन तीनों ने मिलके जो माइटी मुग़ल एम्पायर था उसके खिलाफ ये तीनों लड़े थे। तो सतनामी सेक्ट जो था वो किसने फाउंड किया था। सो एक क्वेश्चन सवाल ये आएगा कि भाई ये सेक्ट किसने फाउंड किया था। तो आंसर इसका ये है कि इट वॉज फाउंडेड बाय अ सेंट नेम्ड बीरभान इन 1657 इन नरनौल इन हरियाणा। हरियाणा में इसका सतनामी सेक्ट का मतलब एक तरह से उत्पत्ति हुई। और जो ये सतनामी अपराइजिंग हुई है, जो रिवोल्ट हुआ, वो क्यों हुआ कि जो मुग़ल एम्पायर के
जो ये औरंगज़ेब थे, इनके समय पे जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करने लगे गरीब किसान का, गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करने लगे, उनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वसूलने लगे, जिसकी वजह से एक आक्रोश पैदा हो गया इन लोगों के अंदर और इन्होंने डिसाइड किया कि ये मुग़ल एम्पायर के अगेंस्ट में फ़ाइट करेंगे। फिर क्या हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं क्योंकि मुग़ल एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग एम्पायर है एक तरह से, और एक छोटा सा सेक्ट या छोटा सा ग्रुप के लिए पॉसिबल नहीं था कि उस एम्पायर को हरा दें। तो एक लार्ज रीइंफोर्समेंट भेजा, मुग़ल एम्पायर की तरफ से गया वो, और उसने इस अपराइजिंग को क्रश कर दिया। और इसमें बहुत सारे ऐसे गरीब किसान थे, आर्टिसंस थे, और जो गरीब या अनटचेबल लोग थे जो कि इस अपराइजिंग में मारे गए। और फाइनली मुग़ल आर्मी ने इसको अपराइजिंग को क्रश कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। सिग्निफिकेंस ऑफ जट अपराइजिंग। फिर ये कब हुई? ये हुई ईयर 1669 में। और इसमें लीडर कौन था? इसमें लीडर थे लोकल ज़मींदार वहाँ के, उनका नाम था गोकुला। और इसमें किस एरिया के जट्स ने रिबेल किया? तो जट्स ऑफ मथुरा रिबेल्ड। और ये बहुत जल्दी अपराइजिंग जो थी वो किसानों के बीच में एक तरह से फैल गई और सारे किसान यूनाइट हो गए उस एरिया के, और इन्होंने मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब के जो अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया। तो इसमें इस अपराइजिंग का सिग्निफिकेंस ये समझ में आता है कि जो मुग़ल शासक थे औरंगज़ेब, उनको खुद दिल्ली से आना पड़ा इस थ्रेट को रोकने के लिए। तो औरंगज़ेब हिमसेल्फ मार्च्ड ऑन 28 नवंबर 1669 फ्रॉम दिल्ली टू कर्ब द जट थ्रेट। और सिमिलरली जैसे हमने पहले देखा अपराइजिंग में, ये भी एक छोटी एक ग्रुप था, छोटी संख्या में लोग थे, तो इनको आराम से औरंगज़ेब ने हरा दिया, दे वर डिफीटेड। और जो इनके लीडर थे गोकुला, ही वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, और उन्हें कैप्चर करके मार दिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं आगे कौन सी अपराइजिंग हुई। रेलेवेंस ऑफ सिख अपराइजिंग। तो सिखों की अपराइजिंग कब हुई? ईयर 1675 में। तो यहाँ पे हमें एक समझने वाली बात है कि सिख्स नॉर्मली क्या था कि ये मतलब एक अच्छा है, मतलब कि ये जो एक शांत वो माना जाता है इनको, और ये सबसे बाद में मतलब ये इन्होंने रिबेल किया औरंगज़ेब के अगेंस्ट में। और उसका बहुत बड़ा रीज़न था कि जो सिखों के 9th सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको औरंगज़ेब ने एग्जीक्यूट करा दिया था, मतलब उनको मार दिया था औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब के कहने पर उनका बीहेड कर दिया गया था। तो उस वजह से सिखों के अंदर बहुत आक्रोश पैदा हो गया था। तो इसके बाद सारे सिख्स यूनाइट हुए, और जो 10th सिख गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, तो फ्रॉम द ईयर 1699 गुरु गोबिंद सिंह के अंडर में, जो कि गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे, इनके अंडर में इन्होंने कांस्टेंट वॉर किया अगेंस्ट द आर्मीज़ ऑफ औरंगज़ेब। तो हमने देखा कि औरंगज़ेब जो थे उनके टाइम पे 3 मेजर अपराइजिंग हुई, एक सतनामी अपराइजिंग, एक जट अपराइजिंग और एक सिख अपराइजिंग। अब हम देखते हैं कि औरंगज़ेब का क्या नज़रिया था रिलीजन को लेके। तो औरंगज़ेब जो थे वो रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब उनकी थिंकिंग बहुत पुरानी थी। ही वॉज नॉट लिबरल। और उनकी जो पॉलिसी थी हिंदू रूलर्स के लिए वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो एक भेदभाव रखते थे, जिसकी वजह से जो मुग़ल एम्पायर की स्टेबिलिटी थी उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुई वो। और जो औरंगज़ेब से पहले के रूलर्स थे, तो उसमें अकबर आते हैं, जहांगीर आते हैं, शाहजहाँ आते हैं, तो उनके टाइम पे मुग़ल एम्पायर को एक सेकुलर स्टेट माना जाता था। सेकुलर स्टेट मतलब कि जो इंसान जिस धर्म को फॉलो करना चाहेगा वो उसको कर सकता है, और किसी भी एक धर्म को सरकार के द्वारा या जो वहाँ का जो किंग होगा उनके द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। सारे धर्मों को एक जैसा, एक समान माना जाएगा, और सब अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, और किसी भी धर्म के बीच में आपस के बीच में उनमें भेदभाव किसी तरह का नहीं किया जाएगा। तो औरंगज़ेब के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने भेदभाव किया, लेकिन उससे पहले जो अकबर थे, जहांगीर और शाहजहाँ के टाइम पे मुग़ल एम्पायर एक सेकुलर स्टेट की तरह सेकुलर रही, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला इन तीनों मुग़ल एम्परर्स को।
तो इन औरंगज़ेब से पहले जो एम्परर से इन्होंने क्या पॉलिसी फॉलो करी? तो इन्होंने सबसे पहला तो ये इंटरफेयर नहीं करते थे। जो रिलीजियस मान्यताएं हैं, जिस रिलीजन की, जिस धर्म की जो मान्यताएं हैं, उसमें ये एक तो इंटरफेरेंस नहीं करते थे। दूसरा, जो लोगों के रीति रिवाज हैं, जो लोगों के कस्टम्स हैं, जो लोग फॉलो करते हैं, इतने बरसों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उसमें भी ये इन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। फिर हिंदू और मुस्लिम्स में इन्होंने एक फ्रेंडली रिलेशन हमेशा बनाने की कोशिश करी, उसको बहुत बढ़ावा दिया। और इसका बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण ये है कि जो राजपूत राजा थे, उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे इन तीनों ही रूलर्स के, अकबर के, जहांगीर के और शाहजहाँ के। अब औरंगज़ेब ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई? मतलब अगर सब कुछ ठीक चलता हुआ आ रहा था, एक अच्छा रिलेशंस मेंटेन होकर आ रहा था, तो क्या औरंगज़ेब ने कुछ स्टेप्स क्या लिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई? तो सबसे पहला जो स्टेप औरंगज़ेब ने गलत लिया वो ये कि उन्होंने जिजिया इम्पोज किया हिंदूज़ के ऊपर। दूसरा ये, उन्होंने जो हिंदू के टेम्पल्स थे, जो हिंदुओं के मंदिर थे, उनको डिस्ट्रॉय करने का आदेश दिया और बहुत सारे मंदिर डिस्ट्रॉय हो गए नॉर्थ में। और फिर तीसरा, इन्होंने हिंदूज़ के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए, पाबंदियाँ लगाईं। तो ये तीनों ही स्टेप्स से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट हो गया हिंदूज़ और मुस्लिम्स के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर बना इन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगज़ेब। इस से अब हम देखते हैं कि बस इस तरह से अगर पॉलिसी फॉलो की औरंगज़ेब ने तो क्या हुआ। सबसे पहला तो एलिनेशन ऑफ द हिंदूज़, मतलब हिंदूज़ बिल्कुल एक तरह से मुस्लिम्स से कट गए और उन्हें साफ साफ एक भेदभाव होने लगा कि ये हिंदूज़ हैं तो इनके साथ इस तरह से बिहेव करना है, ये मुस्लिम्स हैं तो इनके साथ इस तरह से बिहेव करना है। तो जिससे कि जो मुग़ल सोसाइटी थी, जो एक क्वेश्चन बना हुआ था, जो एक आपसी प्यार बना हुआ था हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं औरंगज़ेब के टाइम पे अलग, मतलब वो जो सब था, मतलब रिलेशन वो टूटने लगा आपस में, और जो उनका मुग़ल सोसाइटी एक तरह से बिखरने लगी, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप हो गया हिंदूज़ और मुस्लिम्स अपर क्लासेस में, जो कि बहुत बड़ा कारण बना इन द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं जल्दी आऊँगा आपके साथ पेज 12 लेके। हैव अ नाइस इवनिंग। जय हिंद।